Welcome guys to my channel. In this channel I will help you with studies. So I am today starting a new chapter of class 7th. So this chapter name is nutrition in plant. तो हम इस चैप्टर में देखेंगे कि प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है और ये हमें चलो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. In class 6th, you have learned that food is essential for all living organisms. तो फिर ये हमें बता रहे हैं कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए फूड इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. इससे हमें बहुत सारे फूड के कंपोनेंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल होते हैं. इनके बिना हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगी और इसके बिना हमारी बॉडी नहीं हो सकती नरिश. और हम ये हमारी बॉडी को नरिश करते हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स. और ये हर एक की बॉडी के लिए एसेंशियल होते हैं, प्लांट्स के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी. तो फिर इधर हम आगे देखते हैं कि जो एनिमल है वो हमेशा प्लांट्स को खा के खुद को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है और प्लांट्स अपना फूड खुद बना के अपने आप को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं. तो फिर इसलिए एनिमल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पे ही डिपेंडेंट है. तो फिर 1.1 से शुरू करते हैं. प्लांट्स आर द only organisms that can prepare food for themselves by water, carbon dioxide and minerals. The raw material are present in their surroundings. तो फिर ये बता रहे हैं कि जो प्लांट्स हैं वही बस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना खुद बनाता है. वो उनसे न्यूट्रिएंट से जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स, और ये रॉ मटेरियल्स होते हैं जो इनकी सराउंडिंग्स में मिल ही जाते हैं. जो न्यूट्रिएंट्स है ये हर एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बिल्ड करने में, ग्रो करने में, डैमेज पार्ट को रिपेयर करने में और एनर्जी प्रोवाइड करने में बहुत बड़ा रोल होता है इनका. और ये न्यूट्रिशन एक मोड है जिससे हम फूड लेते हैं, एक ऑर्गेनिज्म जो यूटिलाइज करता है. ये न्यूट्रिएंट है, ये दो न्यूट्रिशन होता है दो टाइप से. एक होता है ऑटोट्रॉफिक. ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रोफोस का मतलब होता है नरिशमेंट. ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपने आप को खुद ही नरिश करता है, जैसे कि प्लांट्स. और दूसरा होता है हेट्रोट्रॉफिक. और ये जो हेट्रोट्रॉफिक है, इसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो प्लांट्स को खा के, मतलब ट्रॉफ्स को खा के न्यूट्रिएंट्स लेते हैं और इनको हम कहते हैं हेट्रोट्रॉफ्स. और जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन से नरिशमेंट लेते हैं उसे हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स. तो फिर इसके बाद हम देखेंगे कि जो फूड फैक्ट्री है प्लांट की वो लीव्स के अंदर होती है. तो इस चैप्टर में हम मेनली प्लांट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो फिर फोटोसिंथेसिस के बारे में हम पढ़ेंगे अब. तो फोटोसिंथेसिस, लीव आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट, देयरफॉर ऑल रॉ मटेरियल मस्ट रीच द लीफ. तो ये बता रहे हैं कि जो लीफ है वो फूड फैक्ट्री है प्लांट्स की, क्योंकि उधर ही सारा फूड बनता है और वो ही सारे प्लांट में फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं. तो उसके बाद जो वाटर एंड मिनरल्स है जो सॉइल के अंदर है, क्योंकि जो प्लांट है ना उसको सारा रॉ मटेरियल सॉइल में से ही मिलता है और ये सारे वाटर एंड मिनरल्स सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं. ये ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं लीव्स तक बाय रूट्स. तो फिर इसमें इतना ही बताया. और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ले ली जाती है थ्रू टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स. छोटे छोटे से पोर्स होते हैं लीव्स के ऊपर जो कि गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं. और ये जो गैसेस एक्सचेंज है इसमें मेनली द टेक इन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑफ ऑक्सीजन ही होता है. और इन टाइनी पोर्स को हम कहते हैं स्टोमेटा. तो फिर इधर एक सेल का डायग्राम भी दे रखा है और ये एक्सप्लेन भी करा हुआ है. हमारी जो बॉडी है वो ब्रिक से बनी हुई है जिसको हम बोलते हैं सेल्स. ये हमारी बॉडी के सबसे टाइनी यूनिट्स होते हैं
और इसे हम अपनी आईज से नहीं देख सकते हैं। इसके लिए हमें एक डिवाइस यूज़ करना पड़ता है जिसको बोलते हैं माइक्रोस्कोप। कोई बहुत ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक ही सेल से बने होते हैं, और ये बहुत ज़्यादा छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हमें माइक्रोस्कोप से देखने पड़ते हैं। और हम ह्यूमंस और प्लांट्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें बहुत सारे सेल्स होते हैं। ये सेल होते हैं, इनकी एक आउटर बाउंड्री होती है जिसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन का इधर एक एग्जांपल भी दे रखा है, ये जो आउटर बाउंड्री है इधर। और ये आगे बता रखा है कि इधर जो बीच में स्पेरिकल स्ट्रक्चर होता है, जैसे ये पोर्स इधर है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। और उसके बाद न्यूक्लियस के साइड्स में एक जेली लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो फिर सेल का पूरा स्ट्रक्चर था। तो इसके बाद वाटर एंड मिनरल आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय वेसल्स विच रन लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट्स। ये लीव्स तक जो वाटर एंड मिनरल्स हैं ये पाइप्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं, वो वेसल्स की तरह होते हैं, और ये रूट से अंदर लिए जाते हैं और इन वेसल से ये लीव्स तक पहुंचते हैं। The stem and the branches and the leaves, they form a continuous path or passage for the nutrients to reach the leaf. They are called vessels. ये मैंने आपको बताई दिया है, जो छोटे छोटे पाइप्स होते हैं इनको हम वेसल्स बोलते हैं, जो कि सारे रॉ मटेरियल लीव्स तक पहुंचाते हैं। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। जो लीफ है उसके अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं, और उसकी वजह से ये एक लीफ का कलर ग्रीन होता है। इट हेल्प्स लीफ टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट। ये जो क्लोरोफिल है ये ही सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर करता है, और दिस एनर्जी यूज टू सिंथेसाइज दिस ये एनर्जी यूज होती है फूड बनाने में प्लांट के लिए। ये फूड बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और इस एनर्जी से, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन टू कंबाइन। सो we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis। तो फिर ये जो न्यूट्रिएंट्स है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये बहुत नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। इनके बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती। ये एक यूनिक प्रोसेस है अर्थ के ऊपर। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन फॉर्म ऑफ फूड। Thus the sun is ultimate source of energy for all living organisms। तो इसमें बता रखा है जो सन है वो एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, और इसके बिना कोई भी एनर्जी नहीं होएगी, जिसकी वजह से ना फोटोसिंथेसिस होएगी, और बिना फोटोसिंथेसिस के प्लांट्स नहीं होंगे, और बिना प्लांट्स के कोई ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएगा। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो मैं आपको बताई दी है। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड बी नॉट एनी फूड। तो फिर जो अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होएगी तो फिर मैंने आपको बता दिया कोई भी फूड नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब प्लांट्स ही नहीं रहेंगे तो हम जैसे हेटेरोट्रॉप्स क्या खाएंगे। तो फिर ये जो फूड है ये सर्वाइवल के लिए तो है ही इम्पोर्टेंट, और हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस फूड पे ही डिपेंडेंट है जो प्लांट्स बनाते हैं। और इसके बाद ऑक्सीजन भी है हमारे लिए एसेंशियल है, और ये भी प्लांट्स के थ्रू ही बनती है। ये जो है ऑल फूड इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। जो लाइफ है वो अर्थ पे इम्पॉसिबल हो जाएगी अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हुई तो। और जो फोटोसिंथेसिस है इसमें क्लोरोफिल जिसके अंदर सेल है लीफ के, वो प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में यूज़ करता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम carbohydrates is a form of energy। The process can be represented in a equation। तो एक इक्वेशन दे रखी है इधर
ये इक्वेशन है जो बता रखा है इसमें फोटोसिंथेसिस का। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर in the presence of sunlight and chlorophyll give us carbohydrate and oxygen. Carbohydrates are often used by plants and the oxygen is released. तो फिर इधर एक ब्लू बॉक्स दे रखा है, तो फिर इसमें लिखा हुआ है बिसाइड लीफ फोटोसिंथेसिस आल्सो टेक प्लेस इन अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट इन ग्रीन स्टेम ग्रीन ब्रांचेस। जो ब्रांचेस होती हैं उसमें भी ये प्लेस ले सकता है फोटोसिंथेसिस, और ये ग्रीन स्टेम में भी ले सकता है। The desert plant have scale or spine like leaves to reduce loss of water by transpiration. जो डेजर्ट में प्लांट्स होते हैं कैक्टस जैसे, उनके पास थॉर्न्स होते हैं जिससे कम वाटर लॉस होता है ट्रांसपिरेशन में। These plants have green stem which carry out photosynthesis. इन प्लांट्स के पास ग्रीन स्टेम होता है जो फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करता है। During the process of oxygen is released, the presence of starch in leaves indicate the occurrence of photosynthesis. Starch is also a carbohydrate. जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो जाती है तो फिर जो होता है वो एक स्टार्च बनता है, और स्टार्च होता है एक कार्बोहाइड्रेट की ही फॉर्म होती है स्टार्च, पर वो ईटेबल होती है। टेक 2 पॉटेड, तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी 1.1। टेक 2 पॉटेड प्लांट्स फ्रॉम ऑफ सेम काइंड, कीप वन इन डार्क फॉर 72 आवर्स एंड अदर इन सनलाइट। ये आप खुद भी परफॉर्म करके देख सकते हो। चलो आगे करते हैं। एंड परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट with leaves of both plants which you did in class 6th। अपने रिजल्ट को रिकॉर्ड करना है इसमें। Now leave the pot which earlier kept in the dark। अब उस पॉट को छोड़ दो जो आपने डार्क में रखा था 3-4 दिन के लिए। एंड परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट अगेन। फिर से आयोडीन टेस्ट करो और फिर अपनी ऑब्जर्वेशन को अपनी नोटबुक में रिकॉर्ड कर लो। The leaves and the other than green also have chlorophyll. The large amount of red and brown and other pigment mask the green color। तो फिर जैसे लीव्स हैं इनका कलर ग्रीन तो नहीं है, और ये इसलिए है, ये भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, इनमें भी क्लोरोफिल है, बट इनमें अदर पिगमेंट जैसे ये वाला लीव है इसमें स्पेसिफिकली ये जो ऑरेंज पिगमेंट है ये क्लोरोफिल से ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो इसका ग्रीन कलर है ना क्लोरोफिल का वो हाइड हो गया है। तो फिर ये आप देख सकते हो। यू ऑफ्टन सी अ स्लाइमी ग्रीन पैच इन पॉन्ड्स और स्टैगनेंट वाटर बॉडीज। जो ये आप जब भी जाते होगे तो फिर आप पॉन्ड में देखते होगे कि एक ग्रीन सा पैच है पॉन्ड्स के अंदर, और जो कि बिल्कुल स्टैंडिंग है, और ये और भी ग्रो होता रहेगा टाइम के साथ। इसको हम कहते हैं एल्गी। एल्गी भी फोटोसिंथेसिस करती है। इट इज़ ऑल्सो हैविंग क्लोरोफिल विच गिव द ग्रीन कलर टू इट, एंड एल्गी prepare it their own food by photosynthesis। Synthesis of plant food other than carbohydrates। तो फिर ये इसमें बता रहे हैं कि synthesis of the food other than carbohydrates। You have just learned that the plants synthesis carbohydrates throughout the process of the photosynthesis। The carbohydrates are made of carbon, hydrogen and oxygen। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो मेनली इन कंपोनेंट्स से बने हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। These are used to synthesize other components of food such as protein and fats। But protein are a nitrogenous substance which contain nitrogen। From where do the plant obtain nitrogen? तो इधर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, from where does the plant obtain nitrogen। तो फिर प्लांट नाइट्रोजन उधर से सॉइल से लेता है। जो और एक पॉइंट है इधर नोटिस करने का, जो प्लांट है वो हर एक रॉ मटेरियल, ऑलमोस्ट हर एक रॉ मटेरियल अदर देन गैसेस एंड सनलाइट हमेशा ही सॉइल से लेता है।
तो फिर इधर ये क्लियर है। और उसके बाद रिकॉल दैट नाइट्रोजन इन द प्रेजेंस इन द प्रेजेंट इन द अबंडेंस इन द गैसियस फॉर्म in the air, however plant cannot absorb nitrogen in this form। तो फिर सबको पता है नाइट्रोजन भी एक एटमॉस्फेयर का पार्ट है जो कि बहुत ज़्यादा है गैसियस फॉर्म में एयर में, पर जो प्लांट्स हैं वो उसको एब्जॉर्ब कर ही नहीं सकते। वो बस एब्जॉर्ब कर सकते हैं जो सॉइल के अंदर है। सॉइल के अंदर भी वो ऐसे आता है, एक बैक्टीरिया होता है जिसको हम कहते हैं राइजोबियम। वो हमेशा वो रूट्स में रहता है प्लांट्स की, और वो इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है एक ऐसी फॉर्म में जो प्लांट्स यूज़ कर पाते हैं। और इधर लिखा हुआ है दीज आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट along with water। Also you might have seen farmer adding fertilizer rich in nitrogen to the soil। In this way the plant fulfill their requirements of nitrogen along with the other constituents plant can then synthesize। तो फिर जो फार्मर्स हैं वो काइंड ऑफ एक ऐसा फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं जिसमें नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा होती है, और इस नाइट्रोजन से प्लांट को ईज़िली प्लांट जल्दी ग्रो पाता है क्योंकि वो आसानी से फोटोसिंथेसिस कर सकता है। अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, तो ये फिर और मोड्स बता रखे हैं। तो फिर इधर लिखा है देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल, दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड, हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे ड्राइव न्यूट्रिशन। हम भी एक तरीके से हम अपना फूड खुद तो नहीं बनाते हैं, हमारी तरह ह्यूमन एंड प्लांट्स इन पे प्लांट्स पे ही डिपेंडेंट होते हैं, और इसलिए हमें कहते हैं हेट्रोट्रॉप्स, और हम यूज़ करते हैं हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इधर एक फिगर दे रखा है, ये वाला फिगर, इसमें आप देख सकते हो एक प्लांट है कैस्कटा, ये येलो येलो ग्रोथ है, ये ग्रो हो चुकी है इस प्लांट के ऊपर। ये एक ऐसा प्लांट है जो पैरासाइट है। ये प्लांट किसी और ट्री पे ग्रो होके, ट्री या फिर और कोई बुश लगा लो, उसके ऊपर ग्रो होके उसके सारे न्यूट्रिएंट्स खुद ले लेती है, और उस ट्री को हम बोलते हैं होस्ट। और फिर ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स उसके ले लेती है, तो फिर इसको बोलते हैं हम एक पैरासाइट होते हैं ह्यूमंस के ऊपर भी होते हैं, जैसे जो लीचेस होती है वो हेयर में फाउंड होती हैं ह्यूमंस के। आर अदर, ये तो वही पूछा हुआ है जैसे और एनिमल्स भी कहीं इसी टाइप के तो नहीं होते, तो वो आप लिख सकते हो। हैव यू एवर सीन और हर्ड ऑफ प्लांट दैट ईट एनिमल्स, देयर आर फ्यू विच कैन ट्रैप इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट देम, इज इट नॉट अमेजिंग। तो फिर कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो एनिमल्स को खाते हैं। मैं कह रहा हूँ एनिमल्स प्लांट को नहीं खाते, प्लांट एनिमल को खाते हैं। इन प्लांट्स को हम कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। तो ये प्लांट्स है, इनमें इनका एक पूरा स्ट्रक्चर दे रखा है इधर, जो कि आप खुद लर्न कर सकते हो। और ये इसके अंदर स्मॉल इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं, और उससे और उसको उस डाइजेस्टिव जूसेस जो उनके अंदर होते हैं उससे वो डाइजेस्ट हो जाते हैं। तो फिर ये ऐसा क्यों करते हैं? ये ऐसा इसलिए करते हैं, ये ग्रीन भी है, फिर भी ये खुद फोटोसिंथेसिस नहीं करते, बिकॉज ये ऐसी सॉइल में ग्रो होते हैं जहाँ पे जिस सॉइल में नाइट्रोजन नहीं होती, और बिना नाइट्रोजन के तो फोटोसिंथेसिस होएगी नहीं। इसलिए ये थोड़ी बहुत फोटोसिंथेसिस फिर भी करते हैं, पर इतनी नहीं जिससे उनका न्यूट्रिशन हो जाए। तो फिर वो इंसेक्ट्स को ट्रैप करके उनके न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे सैप्रोट्रॉप्स। You might have seen packets of mushroom sold in the vegetable market। तो आपने ऐसे मशरूम्स पैकेट्स देखे होंगे जो मार्केट में आपको दिख ही जाते होंगे। इनके ऊपर अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रो हो जाते हैं, और ये रॉटिंग वुड भी हो जाती है इससे। और ये अलग टाइप का न्यूट्रिशन यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं सैप्रोट्रॉफिक। ये है
सेप्रोट्रॉप्स जो डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर ग्रो होते हैं और उसके सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करके खुद ग्रो हो जाते हैं। तो फिर इधर लिखा हुआ है, एक एक्टिविटी दे रखी है, आपको एक ब्रेड का पीस लेना है, उसको वाटर में डिप करना है और फिर उसको एक गर्म मॉइस्ट प्लेस पे 2-3 डेज़ के लिए रख देना है। और उसके बाद आप देखेंगे कि उसके ऊपर कुछ पैचेस आ गए हैं जैसे, और आप देख पाएंगे जैसे थोड़े ग्रीन और ब्लैक टाइप के पैचेस आ गए हैं। आपके पास अगर एक मैग्नीफाइंग ग्लास है तो उसको देखना और आप देख पाओगे कॉटन लाइक थ्रेड उसके ऊपर स्प्रेड हो गया बिल्कुल। इसको हम बोलते हैं फंगी भी मशरूम की तरह सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन लेता है और ये असलियत में इसको एब्जॉर्ब कर रहा होता है। तो फिर इसकी प्रोसेस स्टार्ट हो गई होती है न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने की ब्रेड में से। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सच ऑर्गेनिजम्स विच सेप्रोट्रॉफिक मोड, जो ऑर्गेनिज्म सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को यूज़ करते हैं उनको हम बोलते हैं सेप्रोट्रॉप्स। फंगी पिकल्स के ऊपर भी ग्रो हो जाती है, लेदर के ऊपर भी, जहाँ भी हॉट एंड ह्यूमिड वेदर होता है ज़्यादा टाइम के लिए, उधर इनके ग्रो होने का बहुत चांस होते हैं। आस्क योर पेरेंट अबाउट मेन्स ऑफ फंगी इन योर हाउस। फंगी स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन एयर। तो फिर जो एयर होती है उसके अंदर फंगी के स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं और वो जहाँ भी गिरते हैं, अगर उनको वेट एंड वार्म वो कंडीशंस मिल गई तो फिर वो जर्मिनेट होने लग जाते हैं, जस्ट लाइक अ प्लांट सीड। और फिर आप सोच ही सकते हो, आप ये पूछ रखा है कि आप कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हो। तो आप इसको प्रिवेंट कर सकते हो बाय नॉट पुटिंग एनीथिंग इन हॉट एंड ह्यूमिड विच कैन स्पॉइल, and here is written, some other organism live together and share both shelter and nutrients. This relationship is called symbiosis. तो कुछ प्लांट्स होते हैं जो दो ऑर्गेनिजम्स अपना फूड शेल्टर शेयर कर लेते हैं और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिम्बोलिसिस। तो फिर एक सर्टेन फंगी होती है जो प्लांट्स की रूट्स पे रहती है और ये फंगी प्लांट इस फंगी को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है और फंगस इस प्लांट को वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है। कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसको हम कहते हैं लाइकन्स। ये लाइकन्स होते हैं, ये होते हैं दो से बनते हैं, ये फंगस से और एल्गी से। तो फिर ये इसमें जो फंगस होती है वो शेल्टर प्रोवाइड करती है एल्गी को, वाटर और मिनरल्स प्रोवाइड करती है, और जो एल्गी है वो रिटर्न में इसके लिए फंगस के लिए फूड बनाती है, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कि एल्गी फोटोसिंथेसिस कर सकती है। तो फिर और हम इन दोनों की सिम्बोलिटिक रिलेशनशिप को बोलते हैं लाइकन। How nutrients are replenished in the soil? Have you ever seen farmer spreading manures or fertilizer in field or gardener using them in lawns or in pots? तो फिर आपने बहुत बार देखा होगा कि जो फार्मर्स होते हैं वो मैन्योर को स्प्रेड करते हैं, मैन्योर और फर्टिलाइज़र को स्प्रेड करते हैं फील्ड्स पे, और गार्डनर्स होते हैं उसको लॉन्स में और पॉट्स में डालते हैं, जिससे कि जो सॉइल है वो एक और बार न्यूट्रिएंट से रिप्लेनिश हो जाए। और इस प्रोसेस से प्लांट को फिर से न्यूट्रिएंट मिलने लग जाता है। जैसे जैसे प्लांट ग्रो होता है एक पॉट में, वैसे उस सॉइल के न्यूट्रिएंट डिक्लाइन करने लग जाते हैं। फर्टिलाइज़र और मैन्योर इसलिए ही यूज़ करते हैं क्योंकि वो सर्टेन न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं प्लांट को, और इन फर्टिलाइज़र में बेसिकली नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस एक्सेट्रा होते हैं, और ये न्यूट्रिएंट्स
are need to be added time to time to enrich the soil. ये न्यूट्रिएंट टाइम टू टाइम डालने पड़ते हैं जिससे कि सॉइल एनरिच हो जाए. We can grow plants and keep them healthy if we fulfill nutrient requirement of plants. एक प्लांट को हम तभी हेल्दी रख पाएंगे अगर हम उसकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं. यूजुअली crop plant absorb a lot of nitrogen and the soil became nitrogen deficient. तो फिर जो क्रॉप्स हैं वो बहुत ज़्यादा ही नाइट्रोजन यूज़ कर लेते हैं जिससे जो सॉइल है उसमें नाइट्रोजन नहीं बचता और फिर नाइट्रोजन गैस तो बहुत प्लेंटी है और तो फिर जो ऐसे प्लांट्स उसमें ग्रो करे जाते हैं जिसकी रूट्स पे एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम. और अब मैंने आपको राइजोबियम तो बता ही दिया था. तो फिर राइजोबियम जिन प्लांट्स की रूट पे होता है वो हैं ग्राम, पी, मूंग, बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स एंड प्रोवाइड देम नाइट्रोजन. इन प्लांट्स को हम कहते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स और ये भी एक एग्जाम्पल है सिम्बोलिटिक रिलेशनशिप का. तो हम आगे आते हैं. प्लांट्स आर ग्रोन मोस्ट ऑफ द पल्सेस दाल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट्स. बहुत सारी पल्सेस होती हैं, दाल्स होती हैं, मोस्ट ऑफ द आप सारी लगा लो ऑलमोस्ट, तो वो लेग्यूमिनस प्लांट से ही मिलती हैं. हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि जो ज़्यादातर प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं पर कुछ प्लांट्स होते हैं पैरासिटिक लाइक कैस्क्यूटा दैट इज़ कॉल्ड एज अमरबेल और कुछ होते हैं सेप्रोट्रॉफिक एज दैट मशरूम एंड फंगाई. They derive nutrition from other organisms. All animals are categorized as heterotrophs since they are dependent on plant and other animal for their food. We can we say that the insectivorous plant are partial heterotrophs? तो इसका आंसर है yes. हम कह सकते हैं कि प्लांट्स पार्शियल हेटेरोट्रॉप्स होते हैं. तो फिर इसके कीवर्ड्स पढ़ लेते हैं अब. ऑटोट्रॉफिक जो होते हैं ऐसे प्लांट्स जो अपना फूड खुद ही बनाते हैं लाइक मोस्ट ऑफ द प्लांट्स जो हमने अभी पढ़ा. क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट होता है विच हेल्प टू ट्रैप द एनर्जी ऑफ सनलाइट. हेटेरोट्रॉफ्स वो होते हैं जो अपना फूड खुद नहीं बना सकते और वो ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स को ईट करते हैं. होस्ट होता है जिसके ऊपर एक पैरासिटिक प्लांट ग्रो करता है. इंसेक्टिवोरस होते हैं वो प्लांट जो दूसरे इंसेक्ट्स को ईट करके अपना न्यूट्रिएंट फुलफ़िल करते हैं. न्यूट्रिएंट्स होते हैं कुछ टाइप के सब्सटेंस जो हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं. न्यूट्रिशन होता है प्रोसेस इन विच आवर बॉडी इज़ नरिश्ड. पैरासाइट्स होते हैं. पैरासाइट्स का एक टाइप के प्लांट होते हैं जो प्लांट एंड एनिमल बोथ होते हैं जो एक अलग टाइप से न्यूट्रिशन लेते हैं. फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस by which plants get their nutrition. सेप्रोट्रॉप्स होते हैं ऐसे प्लांट्स जो जैसे लाइक मशरूम एंड फंगस जो डेड एंड डिकेन मैटर पे ग्रो होते हैं. और सेप्रोट्रॉफिक होता है ऐसे प्लांट्स को सेप्रोट्रॉफिक्स होता है ऐसी इस प्रोसेस को बोलते हैं सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. और सेप्रोट्रॉफ्स होता है वो जो इस न्यूट्रिशन को यूज़ करते हैं. तो अब हम आते हैं स्टोमेटा. स्टोमेटा टाइनी पोर्स, कुछ छोटे छोटे होल्स होते हैं लीफ के डाउन साइड में जिससे गैसेस एक्सचेंज होता है. तो फिर इसमें आप पढ़ सकते हैं व्हाट यू हैव लर्नड. और अगर हमारे पास थोड़े कमेंट्स आए तो फिर मैं इसकी बैक एक्सरसाइज भी बनाऊंगा जो कि आप देख सकते हैं. ये एक्सरसाइज मैं आपको इसका आंसर भी दे दूंगा. तो फिर
तो फिर हेयर हमारा चैप्टर एंड होता है। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा तो लाइक करें।